तो इसमें लिखा हुआ है कि हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। लेट मी शेयर व्हाट अ स्टोन स्टैचू इज़। मैं आपको बता देता हूँ कि एक पत्थर की मूर्ति क्या होती है। वेल खैर, इट इज़ अ स्टैचू मेड विद स्टोन, यानी कि ये एक ऐसा स्टैचू है जो कि पत्थर से बनाया जाता है, यानी कि पत्थर से बनने वाली एक मूर्ति है। यूजुअली आमतौर पर बाय कार्विंग यानी कि तराश कर एंड असेंबलिंग जोड़कर टू फॉर्म आ विजुअली इंटरेस्टिंग 3 डायमेंशनल शेप, जो कि 3 तरीके से यानी कि 3 दिशा से दिखने वाली यानी कि त्रिआयामी एक शेप आपके सामने बना दी जाती है, एक आकार बना दिया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक होता है। आगे इसमें लिखा है कि यू सी, आप समझिए, सिंस अर्ली सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता की शुरुआत से ही, जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई उसके शुरुआत से ही स्टोन हैज़ बीन यूज्ड इन आर्किटेक्चरल स्कल्पचर, यानी कि इस प्रकार की मूर्ति बनाने में पत्थर का प्रयोग होता आ रहा है। ऑन द आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जितनी भी बिल्डिंग्स बन रही है, इमारतें बन रही हैं, उनके बाहरी तरफ पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। नाउडेज, आजकल इट इज़ मोस्टली यूज फॉर मेकिंग स्टोन स्कल्पचर, आजकल यह मुख्य रूप से जो मूर्ति बनाने का जो कार्य है इसमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। वी कैन फाइंड एविडेंस, हमें सबूत आसानी से मिल सकते हैं, यानी कि हमें प्रमाण आसानी से मिल सकते हैं। दैट की इवन द अर्लीस्ट सोसाइटीज़, यानी कि जो हमारे शुरुआती जो समाज हैं, इंडल्ज इन सेम फॉर्म ऑफ स्टोन वर्क, यानी कि वो शुरुआत से ही पत्थरों के कार्य से जुड़े हुए हैं। मोस्टली ज़्यादातर इन इंडिया, ज़्यादातर भारत में, इजिप्ट में, ईरान में एंड ग्रीस में। हावेवर, हालांकि सम ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड मेस्मराइजिंग एविडेंस ऑफ स्टोन स्कल्पचर्स कैन बी फाउंड ओनली इन इंडिया, हालांकि जो पत्थर के जो कार्य से जो मूर्ति बनाई जाती है वो सबसे ज़्यादा आकर्षक एंड मेस्मराइजिंग एविडेंस और उसके मन लुभावने जो मंत्रमुग्ध करने वाले जो प्रमाण हैं पत्थर की मूर्ति बनाने के कार्य से, वह सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जा सकते हैं। आई मीन इट, मेरा यह कहने का मतलब यह है कि वैन, जब, आई से दिस, जब मैं इस बात को कहता हूँ, बिकॉज क्योंकि यू विल डेफिनेटली फाइंड एविडेंस, कि आपको सबूत आसानी से मिल जाएंगे, ऑफ स्टोन मोन्यूमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में कहीं ना कहीं इन पत्थरों के सबूत आपको मिल जाएंगे। इसमें दूसरे पैरा में इसमें लिखा हुआ है कि यू विल नाउ लिसन टू द मैन, कि अब आप इस व्यक्ति को बोलते हुए सुनेंगे। स्पीकिंग अबाउट सम स्टेप्स इन्वॉल्व, कि इसमें कुछ और भी कदम शामिल हुए हैं, और भी बातें शामिल हुई हैं इन मेकिंग स्टोन स्टैचू, यानी कि पत्थर की मूर्तियों को बनाने के कार्य में। एज यू लिसन, जब आप उसको सुनेंगे, सेलेक्ट द 6 करेक्ट स्टेप्स, कि आप उसमें 6 प्रकार के सही जो स्टेप्स है उसको इकट्ठा करेंगे, उसको चुनेंगे आउट ऑफ द 9 गिवन, यानी कि जो 9 पॉइंट्स आपके सामने दिए गए हैं उनमें से आपको कम से कम 6 पॉइंट्स आपको उनमें से चुनने हैं। आगे इसमें लिखा है कि तो व्हाट इज़ इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ ए स्टोन स्कल्पचर, तो पत्थर की मूर्ति बनाने के कार्य में क्या क्या बातें शामिल होती हैं। क्वाइट ऑब्वियसली, खैर ये जाहिर सी बात है, इट इज़ ऑल बिगिन, कि ये एक शुरुआत होती है विद चूजिंग द स्टोन, पत्थर के चुने जाने से इसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अ स्कल्प्टर चूजेज अ स्टोन, की एक मूर्तिकार सबसे पहले एक पत्थर को चुनता है अकॉर्डिंग टू द नीडफुल वेट एंड डायमेंशंस ऑफ द स्टैचू, यानी जिस तरह से स्टैचू की जो कंडीशंस होती है, जैसे कि उसका डायमेंशन है, उसका वजन है, उसके हिसाब से, उसके ज़रूरत के हिसाब से वह पत्थर को चुनता है। वैन, और जब स्कल्प्टर कार्व्स अ स्टोन, की जब मूर्तिकार उस पत्थर को तराशता है, उस पर कार्य करना शुरू करता है, ही और सी बिगन्स बाय रिमूविंग लार्ज अनवांटेड पार्शन ऑफ द स्टोन, कि वह पत्थर का जो हिस्सा जो हमें नहीं चाहिए, वो काफ़ी बड़ा हिस्सा होता है, वो उसको पत्थर से अलग करना शुरू कर देता है। इट इज़ आफ्टर दिस दैट द क्राफ्ट ऑफ ब्रिंगिंग आउट द इमेजिन्ड शेप फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द स्टोन, और जैसे जैसे उन पत्थरों को अलग करता है उसके बाद उसमें से जो मन चाहे जो आकृति है वह उसमें उभरने लगती है। फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ द स्टोन बिगन, की जो वो स्टोन का जो बड़ा टुकड़ा होता है उसके अंदर से वो आकृति उभरने लगती है। डिफरेंट टूल्स आर यूज टू डू इट, और इस कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार के टूल्स, औजारों का, उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आगे वो कहते हैं कि हावेवर, हालांकि, दिस इज़ नॉट ऑल, कि यह बात पूरी नहीं है। यू सी, आप समझिए, द फुली डायमेंशनल फॉर्म, यानी कि पूरी आयामी जो उसमें आकृति है, इज़ क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द स्टोन, वह पहली बार में ही पत्थर में बना दी जाती है।
itself as the sculpture removes material, कि जब उसमें से जो मूर्तिकार है वो सारे औजारों को हटा लेता है। स्केचेस ऑन द ब्लॉक ऑफ स्टोन, और फिर उस पत्थर के टुकड़े पर एक रेखा चित्र बनाता है। एंड डेवलप्स द वर्क अलोंग द वे, और इसी तरीके से वो आगे बढ़ता हुआ उस कार्य को विकसित करता है। जिस तरीके से वह एक रेखा चित्र तैयार करता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। द स्टैचू इज़ देन डिटेच्ड फ्रॉम द ब्लॉक ऑफ स्टोन, उसके बाद जो पत्थर की जो मूर्ति है वह उस जो पत्थर का जो बड़ा टुकड़ा है उससे अलग होती चली जाती है। एंड और फिर उसके बाद द स्कल्प्टर रिफाइंस इट विद फिनिशिंग टच, और फिर वह इस पत्थर की मूर्ति को एक अंतिम रूप देता है अपने स्पर्श से। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, दैट वेन एवर यू लुक एट द स्टोन स्टेचू नेक्स्ट, कि जब आप अगली बार किसी भी पत्थर की मूर्ति को देखेंगे, यू विल अप्रिशिएट द वर्क एंड द स्किल मोर, और उस पत्थर की मूर्ति पर जो कार्य किया गया है, जो कलाकृति की गई है और जिस हुनर से उस पर कार्य किया गया, आप उसकी तारीफ जरूर करेंगे। अब इसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, जिसमें 1, 2, 3 है जो कि इस ट्रांसक्रिप्ट से लिए गए हैं। तो इसमें आपको ये किस तरह से भरने, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं अ स्टैचू इज़ कार्व्ड टू क्रिएट अ शेप, यानी कि एक पत्थर की मूर्ति को तराशा जाता है एक आकार देने के लिए, दैट इज़ जो कि होती है विजुअली इंटरेस्टिंग 3 डायमेंशनल शेप, जो कि त्रिआयामी एक आकार होता है। अमंग द मैनी थिंग्स, बहुत सारी वस्तुओं में स्टोन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग स्टोन, पत्थर को मूर्ति बनाने के कार्य में लाया जाता है। स्कल्पचर इज़ वन ऑफ देम, और पत्थर की मूर्ति उनमें से एक होती है। इंडिया हैज़ सम ऑफ द मोस्ट 3 फैसिनेटिंग एंड मेस्मरिंग स्टोन स्कल्पचर, कि भारत में इसी प्रकार की सबसे ज़्यादा आकर्षक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं वो भारत में ही हैं। एज इज़ ऑब्वियस फ्रॉम इट्स मैनी स्टोन मॉन्यूमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, जो कि पूरे देश में जो पत्थर की इमारतें हैं उससे स्पष्ट हैं। अब इसके बाद आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है कि यू विल नाउ लिसन टू द मैन स्पीकिंग अबाउट द सम स्टेप्स इन्वॉल्वड इन मेकिंग स्टोन स्टैचू। अब पत्थर की मूर्ति बनाने में जो हमारे तरीके प्रयोग किए जाते हैं उन तरीक़ों के बारे में वो व्यक्ति बात करता है। एज यू लिसन, और जब आप उसको सुनेंगे, सिलेक्ट द 6 करेक्ट स्टेप्स, की उसमें जो तरीके बताए गए उनमें से आपको 6 तरीक़ों को चुनना है आउट ऑफ द 9 गिवन, जो कि उस ट्रांसक्रिप्ट में 9 तरीके बताए गए हैं। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर्स ऑन पेज नंबर 261, जो कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपकी बुक में पेज नंबर 261 में यानी कि 261 में दी गई है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने 9 स्टेप्स दिए गए, यानी कि 9 तरीके दिए गए हैं पत्थर की मूर्ति को बनाने के लिए। तो इसमें जो 6 सही है वो आपको चुनने हैं। तो इसमें आप इसका आंसर में लिखते हैं, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द 6 करेक्ट स्टेप्स इन मेकिंग स्टोन स्टैचू इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी कि एक सारबद्ध तरीके से जो तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है वो 6 प्रकार के जो तरीके हैं वो आपके सामने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो पॉइंट नंबर 6 में दिया जाता है कि चूज़ द स्टोन, की सबसे पहले पत्थर को चुना जाता है। उसके बाद इसमें लिखा है कि मेजर द वेट एंड डायमेंशन ऑफ द स्टैचू, उसके बाद जो वो मूर्ति है उसके वजन का और उसके आकार का और उसके जो दिशा है, जो आयाम है, उसके बारे में नापतोल किया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 में लिखा है कि कर्व टू रिमूव लार्ज अनवांटेड पोर्शन ऑफ द स्टोन, उसके बाद उस पत्थर का जो बड़ा हिस्सा होता है जो कि हमें नहीं चाहिए उसको उस मूर्ति से हटा दिया जाता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 में लिखा है कि वर्क टू बिगिन आउट द इमेजिन शेप, और उसमें काम करते हुए जो आपके मन चाहिए जो आकृति है उसको बनाया जाता है। आगे नंबर 5 जिसमें लिखा है कि रिफाइन द क्रिएशन विद इन द स्टोन, और उस पत्थर में अपनी जो रचना उसको पूर्ण रूप देना होता है। नंबर 8 में लिखा है कि डिटेच द क्रिएशन फ्रॉम द स्टोन, अब उस आकृति को उस बाकी पत्थर से अलग कर दिया जाता है एज द फाइनल स्टैचू, एक अंतिम स्टैचू के रूप में। इसके बाद आपके सामने दी गई स्पीकिंग एक्टिविटी जिसमें आपको हिस्सा लेना है, इसमें लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में कि वर्क इन पेयर्स, समूह में काम करें, चूज 2 कैरेक्टर, 2 पात्रों को चुने फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि इस कहानी में से आपको 2 पात्रों को चुनना है, जैसे कि सेंटिला एंड वन अनदर कैरेक्टर, यानी कि एक तो सेंटिला हो जाती है और आप दूसरा ने कोई भी कैरेक्टर चुन सकते हैं, जैसे कि अरेलना है, मेसोबा है, अनुला है और विलेज एल्डर और गाँव के जो बड़े बुजुर्ग व्यक्ति हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें करना है कि प्रिपेयर टू स्पीक फ्रॉम द चूजन कैरेक्टर्स परस्पेक्टिव बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टोरी,
और इस कहानी में जो जो उस पात्रों से संबंधित जो जानकारी दी गई, जो इन्फॉर्मेशन दी गई, उसके तरीके से आपको बोलने की तैयारी करनी है। एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटेंशंस ऑफ द कैरेक्टर, और उन पात्रों के द्वारा जो भी बात इसमें की गई है उनकी समझ क्या थी, कौन से समझ के हिसाब से वो बात कर रहे हैं, उसकी भी आपको तैयारी करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आपको और तैयारी और करनी है कि प्रिपेयर अ रोल प्ले बिटवीन सेंटिला एंड द चूजन कैरेक्टर, कि जो भी आपने सेंटिला के साथ दूसरा कैरेक्टर यानी कि दूसरे पात्र को चुना है उसमें रोल प्ले की आपको तैयारी करनी है, यानी कि आपको एक डायलॉग्स लिखने हैं कि सेंटिला क्या कह रही है, दूसरा कैरेक्टर क्या कह रहा है, आपस में बातचीत लिखनी है। द कॉन्वर्सेशन बिटवीन द कैरेक्टर्स शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स, और जो भी बातचीत आप उसमें दोनों पात्रों के बीच में लिखेंगे उनमें निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए। इसमें जो पहला पॉइंट है कि सेंटिलास डिज़ायर टू लर्न पॉट मेकिंग, कि बातों बातों में आपको ये बताना है कि सेंटिला की जो इच्छा है बर्तन बनाने की वो उसमें आनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है द चैलेंजेस शी फेसेस, वे सभी चैलेंजेस आनी चाहिए जो कि वो फेस करती है, उनके बारे में बात होनी चाहिए। द एडवाइस और पर्सपेक्टिव द ऑर्डर कैरेक्टर ऑफर्स, और जो अन्य पात्र सेंटिला को जो सलाह देते हैं, जो उनका पॉइंट्स हो, तो सारी बातें उस बातचीत में नज़र आनी चाहिए। और आगे इसमें स्टूडेंट के सहायता के लिए कुछ बात इसमें लिखी हुई है। इसमें लिखा है कि स्टूडेंट कैन यूज़ डायरेक्ट कोट्स फ्रॉम द स्टोरी, कि जो भी पात्र आप सेंटिला के साथ चुनेंगे और जो बातें उसमें इस कहानी में कही गई है वही बात आप डायरेक्टली अपने बातचीत में प्रयोग कर सकते हैं। एंड और क्रिएटिवली एक्सप्लेन ऑन द कैरेक्टर्स थॉट एंड फीलिंग, और उसको आप अच्छे तरीके से उसकी व्याख्या करेंगे जो पात्र आप चुन रहे हैं उसके विचारों को लेकर के और उसके भावनाओं को लेकर के। आगे इसमें आपके लिए कुछ पॉइंट और भी है कि यू मे यूज़ द फॉलोइंग सेंटेंसेस प्रॉम्प्ट, और झट से आप बीच बीच में ऐसे सेंटेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि बातें करते करते लिख सकते हैं कि आई फील मुझे ये लगता है, या आई फेल्ट मुझे लगा, बिकॉज क्योंकि। इसके बाद आप इसमें लिख सकते हैं कि आई विश मैं चाहता हूँ, या फिर आई विश्ड मैंने चाहा, बिकॉज क्योंकि। आप इसमें कारण में इस बात को लिख सकते हैं। आगे आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं कि व्हेन यू सेड डिड, यानी कि जब तुमने कहा, कि जब तुमने ऐसा किया। इट मेड मी फील थिंक बिकॉज, इससे मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि। तो कुछ हिंट आपके लिए जो कि आप इन बातचीत को पूरा कर सकते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि रोल प्ले कन्वर्सेशन बिटवीन सेंटिला एंड अरेलिना, यहाँ पर माँ बेटी के बीच में बातचीत हो रही है, अरेलिना एंड सेंटिला के बीच में बातचीत हो रही है। और यहाँ पर सबसे पहले सेंटिला के सेंटेंस आप इसमें लिखेंगे। वो कहती है कि मदर आई विश टू स्पीक टू यू, कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आई फील रेस्टलेस बिकॉज माई हार्ट लॉन्ग्स टू लर्न पॉट मेकिंग लाइक यू एंड ग्रैंड मदर, कि मुझे बेचैनी होती है क्योंकि मेरा हार्ट यानी कि जो मेरा दिल है वो भी सीखना चाहता है, बर्तन बनाना सीखना चाहता है आपकी तरह और दादी माँ की तरह। सेंटिला की बात सुनकर के अरेलिना कहती है कि सेंटिला आई फील वरीड, कि सेंटिला मुझे चिंता होती है, मैं चिंतित महसूस करती हूँ, बिकॉज क्योंकि। आई नो मैं जानती हूँ हाउ पेनफुल एंड एग्जॉस्टिंग दिस वर्क इज़, कि यह कितना दर्द से भरा हुआ और थका देने वाला कार्य है, यानी कि यहाँ पर बर्तन बनाने के कार्य के बारे में जो उसकी मदर वो चिंता जता रही है। आई डोंट वॉन्ट यू टू सफ़र एज आई हैव, कि मैं कभी नहीं चाहती कि जिस तरीके से मैंने इतनी जो दिक्कतें हैं, इतनी परेशानियाँ का सामना किया है, तुम भी ऐसा करो, वो नहीं चाहती। आगे सेंटिला कहती है कि आई विश यू वुड अंडरस्टैंड माई डिज़ायर, काश आप मेरी इच्छा को समझ पाते, बिकॉज क्योंकि वेन एवर जब भी आई वॉच यू शेपिंग क्ले, कि जब भी मैं आपको बर्तन बनाते हुए देखती हूँ। आई फील प्राउड, मुझे गर्व महसूस होता है, एंड इंस्पायर्ड, और मुझे प्रेरणा भी मिलती है। वैन यू सैड, कि जब आपने कहा आई शुड बिकम अ वीवर, कि जब आपने कहा कि मुझे एक बुनकर बन जाना चाहिए। इट मेड मी फील डिसअपॉइंटेड, इससे मुझे बहुत निराशा हुई, बिकॉज क्योंकि पॉट मेकिंग इज़ माई ट्रू पैशन, क्योंकि बर्तन बनाना ही मेरा सच्चा पैशन है। इसके बाद अरेलिना कहती है कि व्हेन यू इंसिस्ट ऑन लर्निंग पॉट मेकिंग, जब तुम बर्तन बनाने के कार्य को सीखने पर जोर देती हो। इट मेक्स मी फील, इससे मुझे महसूस होता है। एंक्शियस, इससे मुझे चिंता महसूस होती है, बिकॉज क्योंकि आई रिमेंबर द लॉन्ग वॉक टू रिवर बैंक, कि मुझे याद आता है कि जो वो लंबा रास्ता है जो कि नदी के किनारे के लिए जाता है। एंड द हैवी लोड्स ऑफ क्ले, और वहाँ पर जो भारी वजन जो मिट्टी का हो जाता है वो मुझे याद आता है। आई विश यू कुड चूज़ एन ईजियर लाइफ, कि काश तुम कोई सही और आसान रास्ता चुन लेती। इस पर सेंटिला कहते हैं कि आई नो द चैलेंजेस आर ग्रेट, कि मैं जानती हूँ कि जो चुनौतियाँ हैं वो बहुत बड़ी हैं। आई फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड व्हेन माई हैंड्स ट्रेम्बल एंड द क्ले वुड नॉट टेक शेप, कि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट में बहुत ज़्यादा चिढ़ गई थी कि जब मेरे हाथ काँप रहे थे
एंड द क्ले वुड नॉट टेक शेप, और मिट्टी कोई भी आकार नहीं ले रही थी। बट लेकिन व्हेन आई फाइनली मेड अ पॉट, लेकिन जब मैंने अंततः एक बर्तन बनाया, इट मेड मी फील कॉन्फिडेंट, इससे मुझे आत्मविश्वास की अनुभूति हुई, यानी कि इससे मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ। बिकॉज क्योंकि आई रियलाइज्ड आई कुड इम्प्रूव, कि मुझे महसूस हुआ कि मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। अरेलना आगे कहते हैं कि आई अंडरस्टैंड योर डिटर्मिनेशन, कि मैं तुम्हारे जो इरादे हैं, तुम्हारी जो सोच है, मैं उसको समझती हूँ। आई फील प्राउड, मुझे भी गर्व महसूस होता है, बिकॉज यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, कि तुम मेहनत करना चाहती हो, तुम मेहनत करने के लिए इच्छुक हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, दिस क्राफ्ट रिक्वायर्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन, कि जो बर्तन बनाने का जो एक कार्य है, इसमें धैर्य और डिसिप्लिन, पूरा अनुशासन चाहिए। इसके बाद सेंटेला कहते हैं कि आई प्रॉमिस आई विल ऑब्जर्व केयरफुली, कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको बड़े ही ध्यान से ऑब्जर्व करूँगी, यानी कि बड़े ही ध्यान से आपका अनुसरण करूँगी। एंड प्रैक्टिस सिंसियरली, और पूरे मन से, पूरे अच्छे तरीके से मैं अभ्यास करूँगी। आई विश, मैं चाहती हूँ, टू कैरी फॉरवर्ड आवर ट्रेडिशन फ्रॉम जनरेशन, यानी मैं चाहती हूँ कि जो हमारा जो ये परंपरा है, ये दूसरी पीढ़ी तक भी जाए। बिकॉज क्योंकि इट इज़ कनेक्ट्स मी टू यू एंड आवर फैमिली, क्योंकि यह मुझे आपसे जोड़ती है और हमारे परिवार से जोड़ती है। इसके बाद अरेलना बोलती है कि इफ़ योर विश इज़ ट्रू, कि अगर तुम्हारी इच्छा सच्ची है, देन लर्न विद डेडिकेशन, इसको पूर्ण श्रद्धा से, पूरे ध्यान से सीखो। आई विल गाइड यू, मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। बट लेकिन यू मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन बोथ बॉडी एंड माइंड, लेकिन तुम्हें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से मजबूत बनना होगा। आगे सेंटेला कहते हैं कि थैंक यू मदर, आपका धन्यवाद मदर। आई फील होपफुल, अब मुझे आशा महसूस हो रही है, बिकॉज यू आर विलिंग टू सपोर्ट मी, क्योंकि आप मुझे अब सपोर्ट करना चाहती हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर ये देखा कि यहाँ पर हमने एक रोल प्ले तैयार किया जो कि सेंटेला और अरेलना के बीच में है। ये माँ और बेटी हैं। सेंटेला अपनी इच्छा व्यक्त करती है कि वो बर्तन बनाना सीखना चाहती है, और जो अरेलना है उसे डर है कि जो ये कार्य बहुत ही थकाऊ और बहुत ही मेहनत वाला कार्य है, वो नहीं चाहती कि जो तकलीफ़, जो परेशानियाँ उसने झेली है, उसकी बेटे सेंटेला भी उसी परेशानी को झेली। लेकिन जब सेंटेला ने अपना पैशन उनके सामने रखा कि मेरा सपना, मेरा पैशन बर्तन बनाने का ही है, तो उसके बाद अरेलना उसको सिखाने के लिए तैयार हो गई। अब आपके सामने राइटिंग टास्क, यानी कि आपको लेखन अभ्यास करना है। इसमें लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग राइटिंग, यानी कि चिंतनशील जो लेखन होता है, आइडेंटिफाइंग स्किल एंड पैशन, जिसकी वजह से हम हुनर को और पैशन को पहचानते हैं। तो इसमें आपके लिए लिखा है कि रिफ्लेक्टिंग राइटिंग इंकरेज इंट्रोस्पेक्शन एंड थॉटफुल एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो चिंतनशील जो राइटिंग होती है, इंकरेजेस, वो हमें साहस देती है, इंट्रोस्पेक्शन एंड थॉटफुल एक्सप्लोरेशन, यानी कि विचारपूर्ण जो एक चीज़ को ढूंढना होता है, उसको एक्सप्लोर करना होता है, उसका सृजन करना होता है, और पर्सनल एक्सपीरियंस जो एक व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उनको, साथ साथ स्किल जो व्यक्तिगत हुनर होते हैं उनको। आगे इसमें लिखा है कि इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स गेन डीपर इंसाइट्स, यानी कि यह लोगों की जो उनके अपने मन में जो विचार होते हैं उनको गहराई से विकसित करने में उनकी सहायता करती है। इनटू देमसेल्फ, उनके अंदर ही, एंड और देयर गोल्स, और जो उनके लक्ष्य होते हैं उन तक पहुंचने में उसकी सहायता करती है। थ्रू स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन, कि जो आप यहाँ पर एक सारबद्ध तरीके से जो चिंतन सामने रखते हैं अपनी रिफ्लेक्टिव राइटिंग में, उसके द्वारा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 कहता है कि फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए कुछ जो स्टेप्स हैं उनको आपको फॉलो करना है। टू क्रिएट राइटिंग अप, यानी कि अपनी जो लेखन कला है उसको क्रिएट करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, बनाने के लिए। अबाउट योर स्किल्स एंड पैशन, अपने स्किल और पैशन के बारे में लिखने के लिए। तो जिसमें स्टेप नंबर 1 है वो है इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। तो इसमें लिखा है कि रिफ्लेक्ट ऑन योर पैशन, यानी कि अपने पैशन को प्रतिबिंब कीजिए, एंड द स्किल्स, और जो आपके पास जो हुनर है उसको प्रतिबिंब कीजिए। यू करंटली पोसेस, जो कि आपके अंदर अभी है, और आर डेवलपिंग, और जिसको आप विकसित कर रहे होते हैं। और कंसिडर, और इस बारे में आप विचार कीजिए कि वाई दीज एक्टिविटीज़ और इंटरेस्ट आर मीनिंगफुल एंड एंजॉयबल टू यू, कि जो ये आपके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं और जो ये रुचियाँ हैं, ये आपके लिए जो मीनिंगफुल है, यानी कि अर्थपूर्ण और आनंदमय क्यों हैं। अब इसके बाद है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में डिस्क्राइबिंग स्किल, यानी जो आपका हुनर है आप उसके बारे में वर्णन करेंगे।
तो इसमें लिखा है कि डिस्क्राइब स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिस यू एंगेज इन टू नर्चर योर स्किल, यानी कि जो स्किल जो हुनर आपके अंदर है आप उसको बनाए रखने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन से अभ्यास को आप करते हैं उसके बारे में वर्णन करेंगे। दिस कुड इंक्लूड हॉबी क्लासेस, इसमें कुछ आपके जो हॉबी क्लासेस हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आर्ट है, म्यूजिक है, कोडिंग एक्सेट्रा। वर्कशॉप जो इसमें कुछ कार्यशाला वो भी शामिल हो सकती है, और या फिर पर्सनल प्रोजेक्ट, और इसमें आपके खुद के बनाए गए जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। आगे स्टेप नंबर 3 जिसमें बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि पैशन इनटू प्रोफेशन, यानी कि जो आपका व्यवसाय है अगर उसमें आपका पैशन नज़र आता है तो इसमें बहुत बड़ी बात है। तो इसमें लिखा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ दिस स्किल्स यू बिलीव हैव द पोटेंशियल टू टर्न योर पैशन इनटू प्रोफेशन, यानी कि आपको इसमें पहचानना है कि कौन सा ऐसा हुनर है जिसमें आप यकीन करते हैं कि उसमें आपका पूरा पोटेंशियल है, पूरी ताकत है, जो कि आप बदल सकते हैं अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में, यानी कि आप अपने उस पैशन से आप अपने व्यवसाय को भी शुरू कर सकते हैं, व्यावसायिक तरीके से उसको अपना सकते हैं। एक्सप्लेन, आप इसके बारे में व्याख्या करेंगे यानी कि बताएंगे। वाई यू थिंक दीज स्किल्स आर क्रूशियल और एडवांटेजियस इन योर चूजन फील्ड, आप साथ साथ ये भी बताएंगे कि जो आपने हुनर को चुना है वो आपके लिए इतना क्रूशियल यानी कि इतना इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण और इतना लाभदायक क्यों है जो कि आपने अपनी फील्ड के लिए चुना है। आगे आपके सामने स्टेप नंबर 4 जिसमें आपको कुछ उदाहरण देने हैं और कुछ प्रतिबिंब आपको प्रस्तुत करने हैं। इसमें आपके लिए लिखा है कि प्रोवाइड एग्जांपल्स और एनेक्डोट्स की आपको कुछ उदाहरण पेश करने हैं, फिर छोटी छोटी कहानियाँ उदाहरण के रूप में पेश करनी है। दैट इलिस्ट्रेट हाउ योर स्किल एंड पैशन कंप्लीटमेंट ईच अदर, कि जिससे कि ये पता चलता है कि जो आपका हुनर है, जो आपका पैशन है वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। रिफ्लेक्ट ऑन हाउ दिस एक्सपीरियंस, और आपको साथ साथ ये बताना है कि किस तरह से जो आपके ये अनुभव हैं हैव शेप्ड योर करियर, कि उन्होंने आपके करियर को किस तरीके से एक दिशा दिया, किस तरीके से आकार दिया है। एस्पिरेशंस एंड पर्सनल ग्रोथ, जिसमें आपकी जो प्रेरणा है, जो आपकी इच्छाएं हैं और जो आपके व्यक्तिगत जो उन्नति है उसको किस तरीके से बदला है, किस तरीके से आगे बढ़ाया है। इसके बाद आता है फाइनली स्टेप नंबर 5 जो कि है निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन, यानी कि इसमें आपको बताया गया कि जो भी आपने लिखा है आप उसको समराइज़ कैसे करेंगे, आप उसकी समीक्षा कैसे करेंगे। तो इसमें कहते हैं कि समराइज़ योर रिफ्लेक्शन, यानी कि जो भी आपने चिंतन लेखन लिखा है आप उसको समराइज़ करेंगे। डिस्कस एनी इंसाइट्स, और अन्य किसी विचार के बारे में आप वहाँ पर वर्णन करेंगे। गेन अबाउट योरसेल्फ, जो कि आप में विकसित हुआ है। योर स्किल, आपके हुनर में विकसित हुआ है। एंड योर करियर एम्बिशंस थ्रू दिस एक्सरसाइज, और इस पूरी एक्सरसाइज के द्वारा आपका जो पूरा करियर का जो एम्बिशंस है, जो लक्ष्य है उसमें विकसित हुआ है। आप इसके बारे में कंक्लूजन में लिखेंगे। तो यहाँ पर इतना सब पढ़ने के बाद में आपको किस तरीके से राइटिंग करनी है इसका आपके सामने एक उदाहरण है जो कि आपके इस आंसर में लिखा हुआ है। आप इसके जैसा कुछ और भी लिख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत में आपके उदाहरण के रूप में यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है जो कि आपको बड़े ध्यान से सुननी और समझनी है। तो इसमें लिखा हुआ है कि एवरी वन हैज स्पेशल स्किल एंड पैशन दैट मेक देम यूनिक, यानी कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ खास हुनर होते हैं, कुछ पैशन होते हैं जो कि उनको अनोखा बना देते हैं, जो कि उनको स्पेशल बना देते हैं। दीज आर द थिंग, ये वे बातें हैं वी इंजॉय डूइंग एंड वांट टू गेट बेटर एट, कि जिनको करने में हमें बहुत ही आनंद आता है और हम इसमें तरक्की प्राप्त करते हैं। थिंकिंग अबाउट माई ओन स्किल एंड पैशन, कि मेरे अपने स्किल और पैशन के बारे में सोचना। हेल्प्स मी सी, यह मुझे समझने में सहायता करता है। हाउ दे शेप माई लाइफ, कि वो किस तरीके से मेरी लाइफ को आकार देते हैं। एंड फ्यूचर, और मेरे भविष्य को आकार देते हैं। आई प्रैक्टिस डिफरेंट एक्टिविटीज़, में अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ, अभ्यास करता हूँ। टू मेक माई स्किल स्ट्रॉन्गर, अपने हुनर को और भी अच्छा बनाने के लिए। आई स्केच एंड कलर टू इम्प्रूव माई क्रिएटिविटी, मैं स्केच और कलर का प्रयोग करता हूँ अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। आई कीप ए जर्नल, में एक डायरी अपने पास रखता हूँ। एंड राइट शॉर्ट स्टोरीज, और मैं छोटी छोटी कहानियाँ लिखता हूँ। टू एक्सप्रेस माई आइडियाज़ क्लियरली, अपने विचारों को सामने रखने के लिए स्पष्ट रूप से। एंड आई मेक वर्कशीट, और मैं वर्कशीट तैयार करता हूँ, राइम्स तैयार करता हूँ। एंड गेम्स तैयार करता हूँ। टू हेल्प चिल्ड्रन लर्न इन फन वे, बच्चों को एक फ़न वे में सिखाने के लिए, यानी कि एक मजाक मजाक में काफ़ी कुछ सीख जाएं, इस तरीके से मैं वर्कशीट, राइम एंड गेम्स तैयार करता हूँ। आगे इसमें आप लिख सकते हैं कि रीडिंग बुक्स, किताबों का पढ़ना। एंड ऑब्जर्विंग नेचर, और प्रकृति को ऑब्जर्व करना, उसको महसूस करना। ऑल्सो गिव मी न्यू आइडियाज़, वह मुझे नए नए विचार देता है। एंड और कीप माई इमेजिनेशन फ्रेश,
और मेरी कल्पनाओं को तरोताज़ा रखता है। माई पैसन फॉर क्रिएटिविटी और रचनात्मकता के लिए मेरा पैशन एंड टीचिंग पढ़ाने के लिए मेरा जो पैशन है हैज़ बिकम मोर देन जस्ट अ हॉबी। ये मेरी सिर्फ हॉबी नहीं रह गई है, उससे ज़्यादा बन चुके हैं। इट हैज़ गाइडेड मी, इस कार्य ने मुझे मार्गदर्शन दिया है टूवर्ड्स मेकिंग एजुकेशन जॉयफुल, कि शिक्षा को आनंदपूर्ण बनाने के लिए। बाय यूजिंग आर्ट्स का प्रयोग करके, स्टोरीज़ का प्रयोग करके एंड एक्टिविटीज़ और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ का प्रयोग करते हुए आई कैन टीच चिल्ड्रन, कि मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ इन वेज, उस तरीके से दैट आर ईजी, जो कि आसान हो जाते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड इन्जॉयबल, जो कि समझने में और उनका आनंद लेने में बड़ा आसान हो जाते हैं। दिस शोज, इसे प्रतीत होता है हाउ पैशन कैन ग्रो इनटू प्रोफेशन, इस तरीके से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एक पैशन एक प्रोफेशन में कैसे बदल सकता है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, आई वंस रोड अ राइम अबाउट हेल्दी फूड, कि एक बार मैंने स्वस्थ खाने के बारे में एक राइम लिखा, यानी कि एक सुर लेताल को जोड़ करके कुछ कविता जैसा लिखा। एंड चिल्ड्रन इन्जॉयड सिंगिंग इट, और बच्चों ने इसको गाते हुए बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा आनंद लिया। वाइल लर्निंग गुड हैबिट्स, और साथ साथ उन्होंने अच्छी आदतें भी सीखी। आई ऑल्सो मेड अ पिक्चर बेस्ड वर्कशीट, और मैंने एक बार पिक्चर बेस्ड वर्कशीट को भी तैयार किया फॉर वोकेबलरी, शब्द अर्थों को समझने के लिए। एंड स्टूडेंट्स अंडरस्टूड, और बच्चों को समझ में आया। द वर्ड फास्टर, जो शब्द मैंने लिखे थे उनको बड़ी तेज़ी से बच्चों को समझ में आया। दीज मोमेंट्स मेक मी रियलाइज, यानी कि इन क्षणों ने मुझे महसूस कराया दैट माई स्किल आर नॉट ओनली फॉर माई सेल्फ, कि जो मेरे पास जो स्किल है वो मेरे अपने लिए नहीं है। दे हेल्प अदर्स, वे दूसरों की सहायता करते हैं। लर्न एंड फील हैप्पी, कुछ नया सीखने में और अच्छा महसूस करने में। एंड दैट इज़ द बेस्ट रिवार्ड, और यही मेरे लिए सबसे अच्छा रिवार्ड है। आगे आप इसमें लिखते हैं कि रिफ्लेक्टिंग ऑन माई स्किल एंड पैशन, कि मेरे स्किल, मेरे हुनर पर और मेरे पैशन पर रिफ्लेक्ट करना, यानी कि प्रतिबिंब करना। शोज मी अ जर्नी ऑफ ग्रोथ, कि मुझे उन्नति का रास्ता दिखाता है। एंड पर्पस, और एक उद्देश्य का रास्ता दिखाता है। बाय प्रैक्टिसिंग ऑन दैम एवरी डे, और हर दिन उन पर अभ्यास करके आई कैन टर्न दैम इनटू समथिंग यूजफुल, मैं उनको कुछ लाभदायक तरीकों में परिवर्तित कर सकता हूँ। फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। लर्निंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट सक्सेस, कि सीखने का मतलब सिर्फ सफल ही नहीं होना होता है। इट्स अबाउट मेकिंग लाइफ मीनिंगफुल फॉर एवरीवन, बल्कि इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति के लिए जीवन का एक अर्थ होना चाहिए, अर्थपूर्ण जीवन होना चाहिए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपने देखा कि हमने आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक कावेरी के चैप्टर नंबर 2 यानी कि द पोर्ट मेकर के क्वेश्चन सीरीज़ को हैंडल किया। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को सीखने व समझने की कोशिश की होगी, ताकि आपकी इंग्लिश को भी इम्प्रूवमेंट मिल सके। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि हमारी कोशिशों से आपको लाभ मिलता है, तो आप हमारी इन कोशिशों को अपने किसी क्लासमेट, किसी साथी, किसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको भी ये लाभ पहुंच पाए। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। दिस इज ऑल फॉर नाउ फॉर टुडेज क्लास। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।